टू द पॉइंट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का विषय है धन विधेयक एवं वित्त विधेयक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। धन विधेयक के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक इन सभी विषयों से जुड़े प्रावधान होंगे। किसी कर को लगाया जाना यानी इम्पोजिशन, समाप्त किया जाना यानी एबोलिशन, परिवर्तित किया जाना यानी ऑल्टरेशन, या नियमित यानी रेगुलेट किया जाना। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान करना, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना या संघ अथवा राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय। अनुच्छेद 110(2) में स्पष्ट किया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसका संबंध किसी जुर्माने या अन्य आर्थिक दंडों के साथ है, उसका संबंध किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीस के साथ है, उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या विनियमित करने से है। धन विधेयक के निर्धारण के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 110(3) में स्पष्ट है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 117 में बताया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से एवं सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यदि किसी कर को कम करने या हटाने के लिए किसी विधि में संशोधन किया जाना हो तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं है। धन विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। इसका अर्थ है कि धन विधेयक किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य सदस्यों के द्वारा नहीं। आइए अब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति जानते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। जहां साधारण विधेयकों के मामले में राज्यसभा को शक्ति है कि वह उन्हें संशोधित भी कर सकती है और खारिज भी, वहीं धन विधेयकों को वह न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज। वह अधिक से अधिक इतना ही कर सकती है कि धन विधेयक में संशोधन के लिए सिफारिश करे। इसके लिए उसके पास अधिकतम 14 दिनों का समय होता है। यदि वह 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं लौटाती है तो मान लिया जाता है कि विधेयक उसी रूप में पारित हो गया है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। इसी तरह यदि राज्यसभा उस विधेयक को पारित कर देती है तो भी लोकसभा द्वारा पारित मूल विधेयक कानून बन जाता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक से संतुष्ट नहीं है और वह 14 दिनों के भीतर संशोधन से संबंधित सिफारिश कर देती है तो लोकसभा के पास 3 विकल्प होते हैं। वो सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है, वह सभी सिफारिशों को खारिज कर सकती है, वह कुछ सिफारिशों को स्वीकार और कुछ को खारिज कर सकती है। यदि लोकसभा सभी सिफारिशों को खारिज कर देती है तो समझा जाता है कि लोकसभा द्वारा पारित मूल विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। यदि लोकसभा सभी या कुछ सिफारिशें स्वीकार कर लेती है तो समझा जाता है कि दोनों सदनों में संशोधित विधेयक को स्वीकार कर लिया गया है। अब आइए राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में जानते हैं। इसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक की पुष्टि करता है कि यह धन विधेयक है। अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प होते हैं। पहला यह कि वह उस पर स्वीकृति दे, दूसरा कि वह विधेयक को रोक ले। आमतौर पर राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे देता है क्योंकि धन विधेयक पेश करने से पहले अनुच्छेद 117 के तहत उसकी सहमति ली जा चुकी होती है। अब आइए जानते हैं फाइनेंशियल बिल यानी वित्तीय विधेयक के बारे में।
वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामलों से होता है वित्तीय विधेयक कहलाते हैं, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक। किसी कर को लगाना या उनमें परिवर्तन करना आदि वित्तीय विधेयकों के सामान्य विषय हैं। हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, किंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वित्तीय मामलों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में वित्तीय विधेयकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित, वित्तीय विधेयक प्रकार 1 अनुच्छेद 117(1) से संबंधित और वित्तीय विधेयक प्रकार 2 अनुच्छेद 117(3) से संबंधित। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 के बारे में जानते हैं। ये वे विधेयक होते हैं जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय तो शामिल हैं ही, साथ ही कुछ ऐसे विषय भी शामिल हैं जो अनुच्छेद 110 की परिधि से बाहर के हैं। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 2 मामलों में धन विधेयक के समान होता है। यह भी धन विधेयक की तरह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसको भी धन विधेयक की तरह ही राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को इस विधेयक के मामले में पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं, अर्थात वह इसमें संशोधन भी कर सकती है और इसे खारिज भी कर सकती है। यदि दोनों सदन एक दूसरे की राय से सहमत न हों और उनके मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू होता है। दोनों सदनों से अलग अलग या संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए जाने के बाद वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है, रोक भी सकता है और चाहे तो संसद को कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। वित्तीय विधेयक प्रकार 2 इस वर्ग में वे विधेयक शामिल हैं जिनकी चर्चा अनुच्छेद 117(3) में की गई है। इन विधेयकों में भारत की संचित निधि पर भारित खर्चों से जुड़े उपबंध होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी विषय शामिल नहीं होता जिसका संबंध अनुच्छेद 110 में शामिल विषयों से हो। ऐसे विधेयकों को किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें दोनों सदनों से पारित कराया जाना जरूरी होता है। दोनों सदनों में गतिरोध होने की दशा में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति के पास भी इन विधेयकों के संबंध में स्वीकृति देने, रोक लेने तथा पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के 3 विकल्प होते हैं। ऐसे विधेयकों के संबंध में एक बात विशेष महत्व की है कि इन्हें किसी भी सदन में जब चाहे शुरू किया जा सकता है, किंतु जब सदन उस पर विचार करना या उसे पारित करना चाहता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना जरूरी होता है। यह सिफारिश दोनों सदनों को लेनी होती है।